हेलो फ्रेंड्स, केसीसी यानी केसरिया कमीशन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, ये सेट नंबर 24 है, 24 सेट नंबर है और इसके पहले का सेट प्रैक्टिस जो भी आप देखना चाहते हैं तो केसरिया कमीशन क्लास यूट्यूब चैनल पर सर्च करके आसानी से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, हम बार बार आपको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन देने का प्रयास करते हैं जो कि आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। इसके अलावा जो भी सेट प्रैक्टिस है उसका पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पर दे देते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो केसीसी ऑफिशियल के नाम से सर्च करके आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी अपने लिंक को वहां पर टेलीग्राम लिंक को डाल देते हैं, वहां से भी आप जुड़ सकते हैं। जुड़ने का ये मतलब होता है फ्रेंड्स कि जब कभी भी हम वीडियो बनाएंगे तो उसका पीडीएफ के रूप में टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। जो भी पीडीएफ हम बनाएंगे वो एग्जाम से रिलेटेड ही वीडियो बनाएंगे और ज्यादा प्रयास करेंगे कि आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन को ही डालने का प्रयास करें और एनसीईआरटी बेस्ड डालने का प्रयास करें। क्लियर? जो कि आपके एग्जाम में, स्टेट लेवल के एग्जाम में, पीसीएस एग्जाम में निश्चित तौर पर आपसे पूछता है। फ्रेंड्स, कुछ गलतियां जो है इतने क्वेश्चन डिस्कशन करने के बाद कुछ गलतियां जो है एक दो क्वेश्चन में, हालांकि कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो पूरा वीडियो को देखते हैं और उन्होंने मेरे पास कमेंट किया है कि कुछ गलतियां हुआ है, जैसे कि कल के सेट प्रैक्टिस में भी कुछ गलतियां, एक दो क्वेश्चन में, एक आध क्वेश्चन में गलती हो जाता है, तो खैर उसको मैनेज कर लीजिएगा क्योंकि उतना क्वेश्चन होता है और जल्दी जल्दी में चूंकि हम भी ध्यान का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है कि कम समय में हम ज्यादा करके दें, लेकिन डिस्कशन करते करते ज्यादा देर हो जाता है तो थोड़ा सा प्रेशर बन जाता है लास्ट में कि जल्दी से करके निकले। तो हो सकता है कि गलतियां एक आध में हो जाता है तो उसको सुधार कर लीजिएगा फ्रेंड्स, इसके लिए माफ कीजिएगा और उसको सुधार कर लीजिएगा। इसके अलावा जितना भी हम देने का प्रयास करेंगे त्रुटिहीन रखने का प्रयास करेंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई गलती हो जाता है तो आप हमें सजेस्ट निश्चित तौर पर कर सकते हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं, इस गलती को मानते हैं। क्लियर? तो फ्रेंड्स, हम जो भी क्वेश्चन आपको देते हैं वो सारा एग्जाम पैटर्न पर बेस्ड पर देते हैं। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन हमारा है सौराठ सभा मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है, कहाँ आयोजित होता है? तो ध्यान देंगे, सौराठ सभा मेला का आयोजन बिहार में ही किया जाता है। क्लियर? और इस मेला को एक और नाम से जाना जाता है दुल्हा मेला। इसे दुल्हा मेला कहा जाता है और इसमें होता क्या है कि दुल्हा की खरीद बिक्री इस मेला में परंपरागत रूप से किया जाता है। क्लियर? परंपरागत रूप से, ऐसा नहीं कि आज शुरू हुआ है, यह परंपराओं से चलता आ रहा है। परंपरागत रूप से इसे दुल्हा मेला के नाम से भी स्थानीय लोगों के द्वारा बोला जाता है, जिसमें 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया देके दुल्हा को खरीद लिया जाता है और शादी विवाह का कार्य संपन्न किया जाता है। क्लियर? तो यह वैवाहिक पारंपरिक मेला होता है जिसमें विवाह संस्कार को पूरा किया जाता है। तो यह बिहार के मिथिलांचल में आयोजित किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, सीडीपी एवं एनईएस के पुनर्गठन के लिए 1957 ईस्वी में राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा स्थापित हुआ समिति जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। ध्यान देंगे, सीडीपी क्या होता है? तो ध्यान देंगे, सीडीपी जो होता है ना, वो होता है 1952 ईस्वी में स्थापित किया गया था। 1952 ईस्वी में स्थापित किया गया था और इसे सामुदायिक विकास कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। ध्यान देंगे, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कहा जाता है। क्लियर? इस बात को ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एनईएस जो होता है वह होता है नेशनल एक्सटेंशन स्कीम। इसकी स्थापना होती है 1953 ईस्वी में और इसे नेशनल एक्सटेंशन स्कीम कहा जाता है। नेशनल एक्सटेंशन स्कीम के नाम से इसे जाना जाता है। हिंदी में कहें तो इसे राष्ट्रीय विस्तार योजना के नाम से जाना जाता है। और ध्यान देंगे फ्रेंड्स, इनके पुनर्गठन के लिए, इन दोनों के लिए, सीडीपी और एनईएस के पुनर्गठन के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा 1957 ईस्वी में जो समिति लाया था वह बलवंत राय मेहता समिति था और यही बलवंत राय मेहता समिति ने स्थानीय सरकार के त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद का गठन करने का सुझाव पेश किया था। तो आपका आंसर होता है कि बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के संबंध में चक्रवात का लैंडफॉल कहलाता है। ध्यान देंगे, उष्ण कटिबंधीय का चक्रवात जो होता है वह विषुवत रेखा से 5 डिग्री से लेकर 25 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्ध लिख देते हैं डायरेक्ट, दोनों गोलार्ध के क्षेत्र को ही कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। और यह उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में चक्रवात का लैंडफॉल जो होता है वह होता है चक्रवात का समुद्री तट को पार
समुद्री तट को पार करके स्थल पर पहुंचने की प्रक्रिया जो होती है उसे चक्रवात का लैंडफॉल कहा जाता है। क्लियर, ध्यान देंगे। इसी चक्रवात को जो स्थल पर पहुंचता है, समुद्री तट से जो स्थल पर पहुंचता है उसे तो लैंडफॉल कहा ही जाता है। और उस उष्णकटिबंधीय चक्रवात को संयुक्त राज्य अमेरिका में हरिकेन, जापान और चीन में इसे टाइफून के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। निम्नलिखित में से किस योजना को डिकी वर्ड प्लान के नाम से भी जाना जाता है? आपका ऑप्शन है माउंटबेटन योजना, बेबल योजना, कैबिनेट मिशन योजना, या इनमें से कोई नहीं। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमें मैसेज किए हैं कि सर अगर आप ऑप्शन को ना पढ़ें और क्वेश्चन को पढ़ के और उसका जवाब केवल दें तो ज्यादा बेहतर होगा, समय का भी बचत होगा। आपको बता दें फ्रेंड्स कि हम इसलिए ऑप्शन को पढ़ते हैं कि कितनों का आदत होता है कि ऑडियो क्लिप को सुन, आप वीडियो तो देखते नहीं है, ऑडियो क्लिप तो सुनते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपका जो एग्जाम में होता है ऑप्शन के साथ मिलता है, और कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन का आंसर जो होता है वो काफी क्लोज ऑप्शन देता है। तो आपको इस बात का भी जानकारी होना चाहिए कि इस क्वेश्चन के लिए संभावित ऑप्शन क्या हो सकता है। तो इसीलिए हम आपके लिए ऑप्शन पढ़ते हैं कि आप इस बात को भी जानें कि इसका ऑप्शन क्या दे सकता है, तब इसके बाद इसका सही आंसर क्या होगा। इसलिए हम पढ़ते हैं, आप ही के बेनिफिट के लिए पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि समय का बचत। और समय का बचत तो क्या कीजिएगा, 1 घंटा का तो समय देना है, 1 घंटा में क्या कुछ बिगड़ जाएगा आपका 24 घंटा में, जबकि आपको ग्रेजुएशन लेवल का पोस्ट लेना है तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। खैर फिर भी प्रयास करेंगे। तो डिकी वर्ड प्लान जो है वह माउंटबेटन योजना को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 उर्दू भाषा के लिए किसे प्रदान किया गया है? ध्यान रखेंगे, उर्दू भाषा के लिए प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर ए, चंद्रभान ख्याल को उर्दू भाषा के लिए इनकी कविता संग्रह, ध्यान देंगे कविता संग्रह जो है, इनकी कविता संग्रह पर ध्यान देंगे। ताजा हवा की ताबिशें, ताजा हवा की ताबिशें, ताजा हवा की ताबिशें के लिए इनको उर्दू भाषा के लिए यह साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। थोड़ा सा ध्यान देंगे, साहित्य अकादमी पुरस्कार कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है फ्रेंड्स। और हिंदी भाषा के लिए 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दया प्रकाश सिन्हा को सम्राट अशोक उनकी नाटक के लिए दिया गया है, जबकि अंग्रेजी भाषा के लिए नमिता गोखले को उनकी उपन्यास थिंग्स टू लिव बिहाइंड के लिए प्रदान किया गया है। और मैथिली भाषा के लिए जगदीश प्रसाद मंडल को उनकी उपन्यास पंगु के लिए प्रदान किया गया है। एक बात और ध्यान रखेंगे, मेघा मजुमदार को अ बर्निंग पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार प्रदान किया गया है, जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुश्रावणी पर्व विशेष रूप से मनाया जाता है। आपका ऑप्शन है नालंदा, पटना, भोजपुर या मिथिलांचल। तो मधुश्रावणी पर्व जो होता है वह बिहार में मनाया जाता है, बिहार से रिलेटेड होता है, और यह बिहार के मिथिलांचल में मनाया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्तमारी बंदोबस्त किसने लागू किया गया था? ध्यान देंगे, ऑप्शन है लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड डफरिन। ध्यान देंगे, इस्तमारी बंदोबस्त, इस्तमारी बंदोबस्त को अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त, इसके अलावा ही इसे और इस्तमारी बंदोबस्त को अस्थाई बंदोबस्त या जमींदारी बंदोबस्त, जमींदारी बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। क्लियर। अब ध्यान देंगे, इस व्यवस्था की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा सन 1793 ईस्वी में 22 मार्च 1793 ईस्वी को इसे लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। ध्यान देंगे, इसमें होता क्या है कि किसानों को, इसके अंतर्गत जमींदार को भूमि का स्वामी मान दिया जाता था, भूमि का स्वामी जमींदार लोगों को मान दिया जाता था, जिसमें से भू राजस्व जो किसानों से जमींदार लोग वसूल करते थे उसका 1/10वां हिस्सा जो होता था, 10वां हिस्सा अपने पास, अपने पास रखना होता था, जबकि 10 शेष का इसमें जो 1/11वां हिस्सा जो होता था वो अपने पास रखना होता था, और शेष का 10/11वां हिस्सा जो होता था वह ब्रिटिश कंपनी को जाता था, ब्रिटिश कंपनी को देना होता था। क्लियर, कंपनी को देना होता था। ध्यान रखेंगे, अस्थाई बंदोबस्त में जमींदारी व्यवस्था जो था उसमें जमीन का मालिक जमींदार को बना दिया जाता था और भू राजस्व वसूलने की उनको अधिकार दिया जाता था।
जब वह भू राजस्व वसूल करके लाते थे तो 1/11 हिस्सा अपने पास रखते थे और 10/11 हिस्सा जो होता था वह ब्रिटिश कंपनी को देता था। जो जमींदार लोग ब्रिटिश कंपनी को प्रदान कर देते थे और 1/11 हिस्सा अपने पास यानी किसान के पास छोड़ देते थे। इसकी शुरुआत 22 मार्च 1793 ईस्वी को होती है तथा यह किस क्षेत्र में लागू होता है? तो भारत के कुल भूभाग का 19% भूभाग पर इसे लागू किया गया था तथा यह बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, वाराणसी तथा उत्तरी कर्नाटक में इसे लागू किया गया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी साल्टपीटर का रासायनिक नाम क्या होता है? आपका ऑप्शन KNO3, NaNO3 या NaCl या K2CO3। सही आंसर है NaNO3 सोडियम नाइट्रेट चीनी साल्टपीटर का रासायनिक नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरा में कौन सा प्रसंस्करण पाया जाता है? ऑप्शन है sp3, sp2, sp या sp4। सही आंसर है sp3 हीरा में प्रसंस्करण के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोणीय संवेग की बीमा निम्नलिखित में से क्या होती है? तो सबसे पहली बात समझेंगे कोणीय संवेग होता क्या है। कोणीय संवेग क्या होता है? तो ध्यान रखेंगे कोणीय संवेग बराबर होता है दूरी बट्टा संवेग, दूरी गुने संवेग। दूरी और संवेग का गुणनफल जो होता है वह कोणीय संवेग कहलाता है। अब दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। संवेग बराबर क्या होता है? संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने वेग। अब द्रव्यमान को किलोग्राम में व्यक्त करते हैं। अब वेग क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है। तो इसमें आ क्या गया? एम कैगो एक और एल कैगो एक और एक दो गो, एम यानी मास कैगो, एम एक है, एल कैगो है, दो गो है, टी कैगो है, एक है सेकेंड है और वह नीचे है तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा। यानी कोणीय संवेग की बीमा mL2T-1 हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना निषेध, आपका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन में मिलाए नहीं, mL2T-1 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना निषेचन से बना फल क्या कहलाता है? तो बिना निषेचन से बना फल अनिषेक फल कहलाता है, जिसे अंग्रेजी में पार्थेनो क्रैपी फ्रूट कहा जाता है। क्रैपी फ्रूट के नाम से जाना जाता है। क्लियर, पार्थेनो क्रैपी फ्रूट कहा जाता है। अब देखेंगे जिनके बीज में सिर्फ एक बीज पत्र होता है उसे एक बीजपत्री पौधा के नाम से जाना जाता है। जिनके पौधे में बीजों में 2 पत्र होते हैं उसे द्विबीजपत्री पौधा, डाइकोटिलेडन और मोनोकोटिलेडन, ये आप भी जानते हैं। क्लियर। अब होता क्या है कि अब अनिषेक फल जानेंगे क्या होता है। कुछ पौधे में बिना निषेचन हुए ही अंडाशय से फल निकल आता है। इसमें होता क्या है? अंडाशय से फल निकलना, अंडाशय से फल निकलना, अंडाशय से फल निकलना, इसी को कहा जाता है अनिषेक फल यानी पार्थेनो क्रैपी फ्रूट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ध्यान रखेंगे उस प्रकार के जो बीज होंगे पार्थेनो क्रैपी फ्रूट जो होते हैं वो बीज रहित होते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। साधारणतः बीज रहित होते हैं यानी बीज इसमें नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन है आयाम पर, आवृत्ति पर, तरंग दैर्ध्य पर या आवृत्ति और आयाम दोनों पर। सही आंसर होगा तरंग दैर्ध्य पर प्रकाश का रंग निर्भर करता है। क्लियर। प्रकाश जानते हैं कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण होता है। क्लियर। आगे है क्वेश्चन, एल्कोहल श्रेणी के यौगिक में कौन सा अभिक्रियाशील समूह यानी फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है? तो OH- के रूप में फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों में कौन सा सुमेलित है? ऑप्शन है द टर्न ओवर विजार्ड सेवियर ऑफ थाउजेंड्स, ये डॉक्टर अरूप राय चौधरी के द्वारा लिखित पुस्तक है, यह बात बिल्कुल सही है। इंडिया दैट इज भारत, यह जे साई दीपक के द्वारा लिखित पुस्तक बिल्कुल सही है। अटल बिहारी वाजपेयी, सागरिका घोष, यह भी सही है। तो प्रयुक्त में से सही आपका सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड के संवेग को T गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ जाता है? तो ध्यान देंगे संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध, संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध स्थापित करेंगे। तो संबंध स्थापित करने के लिए काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या लिखेंगे? P²/2m के रूप में व्यक्त करेंगे। क्लियर। अब यह जो P² है, यह जो P है ना,
ये P जो है वह P है संवेग, जिसे हम mv के रूप में व्यक्त करते हैं, मास इंटू वेलोसिटी के रूप में व्यक्त करते हैं। तो पहले ध्यान देंगे कि पहले इसके संबंध जो है, काइनेटिक एनर्जी का संबंध जो संवेग के साथ है, उसका फॉर्मूला टोटल इतना है। क्लियर? अब ध्यान देंगे, पहले तो ये था, तो जिसको हम कर सकते हैं mv का होल स्क्वायर बटा 2m। क्लियर? mv का होल स्क्वायर बटा 2m। और अब इसकी तुलना में इसको क्या कर दिया गया, तिगुना कर दिया गया। अब क्या हो जाएगा, वो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, mv स्क्वायर, m स्क्वायर v स्क्वायर बटा 2m के रूप में हम इसको व्यक्त कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखेंगे, अब हम संवेग को तिगुना कर देंगे, यानी इसको क्या करेंगे, तिगुना कर देंगे। तो 3mv का होल स्क्वायर हम लिख देंगे, इसी फॉर्मूला पर आधारित है, बट्टा 2m करेंगे। अब क्या हो जाएगा, 3 3 9 m स्क्वायर और v स्क्वायर बट्टा 2m हो जाएगा। इसकी तुलना में ये बताइए, या इसकी तुलना में ये बताइए कितना हो गया। तो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी यहाँ जो हुआ, ये भी तो काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि फॉर्मूला तो वही लिखे हैं। तो अब जो है इसकी तुलना में काइनेटिक एनर्जी 9 गुना हो गया। ये वाला देख रहे हैं, 9 गुना हो गया। क्लियर? इसमें 9 से गुना करेंगे तो दैट इसके समरूप हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी, कि यदि किसी पिंड के संवेग को तिगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा 9 गुनी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है, आवर्त सारणी का अंतिम सदस्य क्या होता है? तो अंतिम सदस्य होता है अक्रिय गैस। क्लियर? और अंतिम जो आवर्त होता है वो 18वां आवर्त होता है, जबकि ध्यान रखेंगे 17वां आवर्त जो होता है वो हैलोजन ग्रुप के रूप में शामिल किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोल में आइसो ऑक्टेन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है पेट्रोल का जमना रोकने के लिए, ऑप्शन बी अपस्फोटन रोधी के रूप में, ऑप्शन सी क्वथनांक बढ़ाने के लिए, या ऑप्शन डी द्रव्यमान बढ़ाने के लिए। सही आंसर होगा आइसो ऑक्टेन का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि अपस्फोटन रोधी जो होता है उसको हमें कंट्रोल करना होता है, इसलिए पेट्रोल में टेट्राएथिल लेड अपस्फोटन रोधी के रूप में किसका प्रयोग, टेट्राएथिल लेड का इस्तेमाल कर दिया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह पर सभी स्थानों में जी का मान अचर नहीं रहता है, यानी जी का मान सभी जगह समान नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऑप्शन है पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी और विषुवत रेखा पर फूली हुई है, बिल्कुल सही है। पृथ्वी जो है वो ध्रुव पर चपटी हुई है और विषुवत रेखा पर फूली हुई है, जिसके कारण से जी का मान विषुवत रेखा पर अलग और ध्रुवों पर अधिक होता है। ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम होता है और विषुवत रेखा पर जी का मान कम होता है। क्लियर? इसके अलावा ऑप्शन बी में है पृथ्वी की ध्रुवों का व्यास अधिक होता है, गलत बात है, ध्रुवों का व्यास तो कम होता है। किसकी तुलना में? विषुवत रेखा की तुलना में। ऑप्शन सी, ध्रुवों पर जी का मान न्यूनतम हो जाता है, बिल्कुल नहीं, न्यूनतम नहीं होता है, सर्वाधिक कम हो जाता है। ऑप्शन डी है विषुवत रेखा फूली होने से वहां पर जी का मान महत्तम हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही हो जाएगा कि पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी और विषुवत रेखा पर फूली हुई है, जिसके कारण से पृथ्वी की सतह पर सभी स्थानों पर जी का मान समान नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिजन यानी एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो क्या काम करता है? अब इसमें तो ऑप्शन देना ही है। ऑप्शन है शरीर के तापमान को कम करता है, ऑप्शन बी हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, ऑप्शन सी प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है, या ऑप्शन डी विष के बचाव के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपका सही आंसर होगा प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है, इसे ही प्रतिजन एंटीजन के नाम से जाना जाता है। क्लियर? इसे ही एंटीजन के नाम से जाना जाता है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2011 के जनगणना के अनुसार साक्षरता दर में भारत के राज्यों में बिहार का स्थान कैमा है? हम देखिए जनगणना से भी आपको सीमेट के रखे हुए, जनगणना से भी लगातार क्वेश्चन दे रहे हैं, क्योंकि ये हाईलाइटेड क्वेश्चन है जनगणना वाला। 2-3 सवाल आपको निश्चित तौर पर पूछेगा। क्वेश्चन है 2011 के जनगणना के अनुसार साक्षरता दर में भारत के राज्यों में बिहार का स्थान कैमा रहा है? ऑप्शन है आपके पास 31वां, 28वां, 26वां या 25वां राज्य। तो 28वां राज्य रहा है बिहार का साक्षरता के अनुसार। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे भी सबसे कम साक्षर कौन राज्य है? बिहार है। किसके साथ प्रतिवर्ती क्रिया का संबंध होता है? प्रतिवर्ती क्रिया का मतलब होता है रिफ्लेक्ट एक्शन, रिफ्लेक्ट एक्शन। अब रिफ्लेक्ट एक्शन की खोज मार्शल हाल नामक विद्वान के द्वारा किया गया था। ध्यान देंगे रिफ्लेक्ट एक्शन है क्या? मान लिया जाए आपको कोई एगो गाली दिए,
आप हुमच के उससे बड़का गाड़ी आप दिए, ऐसा गाड़ी कि शर्मा के बेचारा भाग जाएगा। एक तबड़ाक मारा तो तबड़ाक दनी 4 तबड़ाक आप घींच दिए। तो वो जो क्रिया किया, पहले क्या किया, क्रिया किया, एक गाली आपको दिया, आप बदले में क्या किए, 10 गाड़ी लगातार बिना ब्रेक लिए हुए उसको हुमच दिए। वो हो गया आपका प्रतिक्रिया। क्लियर। आपको एक तबड़ाक मारा, आप मार दिए 10 तबड़ाक लगातार बिना कुछ बोले हुए, बिना रुके हुए, नॉन स्टॉप। तो क्या हुआ, आपका प्रतिक्रिया हुआ। रिफ्लेक्ट एक्शन उसी को कहा जाता है। आपको चलते चलते एक सांप मिल गया और एकाएक आपको ब्रेन आपके पास सूचना दिया कि बाप रे बाप सांप मिल गया। बाप रे बाप तो निश्चित करना है, तो बाप रे बाप जो है वही आपका प्रतिक्रिया है। तो रिफ्लेक्ट एक्शन की खोज मार्शल हॉल नामक विद्वान के द्वारा किया गया था और यह हमारे शरीर के ब्रेन से संबंधित, मस्तिष्क से संबंधित, और मस्तिष्क में भी मस्तिष्क का सबसे पिछला हिस्सा जो होता है स्पाइनल कोड, मेरुदंड होता है, यही रिफ्लेक्ट एक्शन का नियंत्रण करता है। क्लियर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम अग्नि का प्रयोग यानी फायर, अग्नि का प्रयोग करने वाला मानव था। ऑप्शन में जावा मानव, रामापिथेकस मानव, एटलांटिक मानव या पेकिंग मानव। सही आंसर है जावा मानव के द्वारा पहली बार आग का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 प्रतिरोध दिए गए चित्र में त्रिभुज के रूप में आपको ए, बी और सी की भुजाओं के रूप में जुड़े हुए हैं। ए और बी के सिरों के बीच समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। क्लियर। अब ध्यान देंगे, ए और बी के बीच, ए और बी के बीच, ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध को ज्ञात करना है। जबकि ध्यान देंगे यहां ए के अलावा यहां सी भी है, ए बी के अलावा सी भी है, और ये जो है ए, सी और बी के रूप में यह एक कैसा श्रेणी क्रम में, तो पहले श्रेणी क्रम वाला है उसको जोड़ लेंगे। तो श्रेणी क्रम वाला जो है वह 100 + 60 बराबर 160 ओम हो गया। इसके अलावा ध्यान देंगे अब जो है, अब यह जो ए और सी, बी के अलावा ए और बी जो है उसको कर लीजिए दिया हुआ है समानांतर क्रम में। अब समानांतर क्रम में, अब श्रेणी क्रम वाला तो निकल गया, अब 160 प्लस 1/40 कर लेंगे। अब इसको करेंगे तो निकालेंगे कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा, यहां पे 1 और यहां पे 4, 5/160 ओम हो जाएगा। और इसको जब समतुल्य ज्ञात करेंगे तो 160/5 ओम हो जाएगा। इसको निकालेंगे 5 × 15 और 5 × 10 यानी 32 ओम हो जाएगा। आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 अक्टूबर 2021 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों के अध्ययन के लिए लूसी मिशन को लॉन्च किया है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है शुक्र, मंगल, शनि या बृहस्पति। आपका सही आंसर होगा बृहस्पति ग्रह के ट्रोजन क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए लूसी मिशन को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, उसकी ऊर्जा होता है, उसके भीतर विभव का वितरण होता है, उसके भीतर आयनों का घनत्व होता है, या डी नंबर ऑप्शन उसके संबंध एक अभिकर्ता होता है। सही आंसर है उसके भीतर विभव का वितरण ही सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। क्लियर। विद्युत सेल जानते हैं कि 2 प्रकार का होता है, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। प्राइमरी सेल होता है और सेकेंडरी सेल हो जाता है। प्राथमिक सेल के अंतर्गत वोल्टीय सेल, डेनियल सेल, लेक्लेंसे सेल और शुष्क सेल को शामिल किया जाता है, जिसका प्रयोग आप केवल एक बार कर सकते हैं, दोबारा उसका प्रयोग नहीं होता है। इसे लिको फेको सेल के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन द्वितीयक सेल जो होता है इसका चार्जिंग करके बार बार आवेशन करके इसका प्रयोग किया जा सकता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त स्कंदन के लिए यानी रक्त को कोगुलेट करने के लिए, जमने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ऑप्शन में है सोडियम, क्लोरीन या सी कैल्शियम और Fe फेरस यानी लोहा। सही आंसर होगा कैल्शियम जो होता है वो रक्त के स्कंदन के लिए, ब्लड क्लॉटिंग करने के लिए बहुत ही जरूरी होता है। इसके अलावा विटामिन के की कमी से रक्त जो होता है वो नहीं जमता है। विटामिन के भी सहायक होता है रक्त को जमने के लिए, और के नहीं रहेगा तो जमने में मदद नहीं मिल पाता है। ध्यान देंगे हमारे शरीर में, इस बात का ध्यान देंगे, हमारे शरीर के भीतर रक्त थक्का नहीं जमता है। जैसे ही थक्का जमेगा श्वास लेने में तकलीफ होगा और हम लोग डिप जाएंगे।
लेकिन थक्का नहीं जमता है। किस कारण से? हिपेरिन नामक प्रोटीन पाया जाता है जिसका निर्माण कहाँ होता है? यकृत, लीवर में। और यही हिपेरिन जो होता है वह एंटी कोगुलेशन का काम करता है, जमने नहीं देता है शरीर के भीतर। लेकिन जैसे ही शरीर के बाहर रक्त निकलना शुरू हो जाता है चोट के कारण, तो यह हिपेरिन जो होता है वह एक्टिव हो जाता है, डीएक्टिव हो जाता है। अब यह जब डीएक्टिव हो जाता है तो रक्त क्या होता है? फाइब्रिनोजीन बन जाता है, और फाइब्रिनोजीन में रक्त को थक्का बनाने में मदद मिल जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है कोलकाता, देहरादून, दिल्ली और भोपाल। सही आंसर है भोपाल में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय स्थित है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसोप्रेसिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या होता है? आपका ऑप्शन में दिया हुआ है रक्त दाब बढ़ाने का काम करता है, धमनियों का सिकोड़ना, वृक्क नलिकाओं में जल का पुनर्अवशोषण करना, या उपयुक्त में से सभी। तो वैसोप्रेसिन हार्मोन जो होता है दरअसल रक्त दाब को भी बढ़ाता है, धमनियों को सिकोड़ने का भी काम करता है। जैसे ही धमनी सिकड़ेगा तभी तो रक्त ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और वृक्क नलिकाओं में जल का पुनर्अवशोषण करने का काम भी वैसोप्रेसिन हार्मोन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण तत्व होता है? ट्रांजिशन एलिमेंट। डी ब्लॉक के जितने भी तत्व, डी ब्लॉक के जितने भी तत्व होते हैं वह सभी को संक्रमण, डी ब्लॉक के जितने भी तत्व होते हैं सभी को संक्रमण तत्व के अंतर्गत, ट्रांजिशन एलिमेंट के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो ध्यान देंगे लोहा जो होता है वो ट्रांजिशन एलिमेंट यानी डी ब्लॉक के अंतर्गत शामिल किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, 60 डिग्री पर झुके दो समतल दर्पणों के बीच रखी गेंद के प्रतिबिंब कितने बनेंगे? प्रतिबिंबों की संख्या निकालना है तो इसका एक ही फॉर्मूला होता है 360 बट्टा थीटा। 360 बट्टा थीटा का मान दिया हुआ है, आपका 60 कट जाएगा, 6 छक 36। अगर सम संख्या में मान आया तो अपने मर्जी से एक घटा देंगे, और जो मान आया यानी विषम संख्या ही प्रतिबिंबों की संख्या आना है, इतना आप गांठ बांध लीजिए। अगर सम संख्या में आपका काट के मान आया तो अपने से एक घटाएंगे, जोड़ के नहीं विषम बनाएंगे, एक घटा के विषम बना दीजिएगा और वही प्रतिबिंबों की संख्या आ गया। लेकिन काट के अगर विषम संख्या में ही आपका मान आया है तो वही आपके प्रतिबिंबों की संख्या हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी 5 प्रतिबिंब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चालक से प्रवाहित धारा के कारण उत्पन्न ऊर्जा W है, धारा का मान I है और चालक का प्रतिरोध R और समय T दिया हुआ है, तो बताइए क्या फॉर्मूला बन सकता है? तो फॉर्मूला आपका बन सकता है W बराबर I स्क्वायर RT, यही फॉर्मूला बनता है। क्लियर? आपका ऑप्शन बनेगा ए, सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केक यानी ब्रेड में सोडियम बाइकार्बोनेट अम्ल जो होता है वो मिला दिया जाता है, मिलाकर गर्म करने पर केक फूल जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है कि इस अभिक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है, तो केक फूल जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्ट सिटीज एंड एकेडमिया टूवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च यानी सार, इसका पूरा रूप भी ध्यान रखेंगे। स्मार्ट सिटीज एंड एकेडमिया टूवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च, सार का कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? आपका ऑप्शन में दिया हुआ है संस्कृति मंत्रालय, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय, खेल और युवा मामलों मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा यह सार कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायोड का प्रयोग किया जाता है। अब ध्यान देंगे ऑप्शन में दिया हुआ है ध्रुवण के लिए यानी पोलराइजेशन के लिए, ऑप्शन बी प्रवर्धन के लिए यानी एम्पलीफायर के लिए, ऑप्शन सी दृष्टकारी यानी रेक्टिफायर के लिए, ऑप्शन डी मॉड्यूलन या मॉड्यूलन के लिए। आपका सही आंसर होगा दृष्टकारी के लिए डायोड का प्रयोग किया जाता है, दृष्टकारी के लिए डायोड का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे ही कोई तारा लाल दानव प्रावस्था में पहुंच जाता है इसका भविष्य जो होता है वो निर्भर करता है। ऑप्शन है इसके आकार पर, इसकी आकृति पर, इसके द्रव्यमान पर या इसके क्रोध पर। सही आंसर होगा इसके द्रव्यमान पर निर्भर करती है लाल दानव तारा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रूण तथा मादा। अब भ्रूण है और मादा, इम्ब्रियो एंड मदर, जो पेट में पल रहा बच्चा होता है और उसकी माँ जो होती है उसके बीच जो अन्योन्याश्रयी का संबंध स्थापित होता है वह किसके कारण से होता है? कौन सा अंग होता है जिसके कारण से दोनों के बीच संबंध बनाए हुए रहता है? ऑप्शन है प्लेसेंटा, युग्मनज यानी जायगोट, ऑप्शन सी डिंब वाहिनी यानी फैलोपियन ट्यूब, या ऑप्शन डी गर्भाशय यानी यूट्रस। सही आंसर है प्लेसेंटा यानी जिसको हिंदी में कहते हैं गर्भनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन वह प्रक्रिया होता है
ध्यान देंगे, ऑक्सीडेशन वह प्रक्रिया होता है जिसमें ऑक्सीजन का अनुपात बढ़ जाता है, बिल्कुल सही है। धात्विक तत्व की कमी होती है, बिल्कुल सही है। संयोजकता भी बढ़ जाती है, ये भी सही है। तो ऑक्सीडेशन का सभी गुण होता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉर्च, ट्रांजिस्टर, रेडियो तथा खिलौनों में उपयोग होने वाला शुष्क सेल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? आपका ऑप्शन है लेक्लांसे के द्वारा, गैल्वनी के द्वारा, फैराडे के द्वारा या एडिसन के द्वारा। सही आंसर होगा लेक्लांसे के द्वारा शुष्क सेल का आविष्कार किया गया था। क्लियर, ध्यान देंगे, लेक्लांसे ने टॉर्च, ट्रांजिस्टर, रेडियो तथा खिलौना में उपयोग होने वाला शुष्क सेल जो था उसी का आविष्कार किया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु गोपीनाथ प्रतिपादक थे, किसका प्रतिपादक थे? ऑप्शन है कथक के, कथकली के, कुचिपुड़ी के या भरतनाट्यम के। सही आंसर होगा कथकली, जो कहां का है? केरल का है, केरल राज्य का है। कथकली लोक नृत्य है, कथकली। अब यह कथकली के संस्थापक या प्रतिपादक गुरु गोपीनाथ थे। कथक कहां का है? उत्तर भारत का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, जबकि भरतनाट्यम तमिलनाडु का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE किस वर्ष स्थापित किया गया था? आपका ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन 1960, 1920, 1875 या 1947। सही आंसर होगा 1875 ईस्वी में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पुराना एक्सचेंज है, ये भी ध्यान रखेंगे। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। क्लियर। अब ध्यान देंगे, 2002 में स्टॉक एक्सचेंज जो है वो मुंबई का नाम बदलकर BSE कर दिया गया था। इसे मुंबई स्टॉक एक्सचेंज था, अब इसे जो है 2020 में इसका नाम बदल दिया गया। स्टॉक एक्सचेंज जो है वो मुंबई का नाम बदल दिया गया और BSE कर दिया गया 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन है ब्रेलिंग, डिविकिंग, डविंग या पैकिंग। सही आंसर है ब्रेलिंग कहलाती है। पक्षियों के उड़ने से रोकने की प्रक्रिया जो होती है वो ब्रेलिंग कहलाती है। क्लियर। इसके पंखों के ऊपर सतह मुड़ी हुई होती है तथा निचली सतह सपाट होती है। ऊपरी सतह पर वायु की गति तेज हो जाती है, पंख के ऊपर वायु का दाब कम हो जाता है, जिसके कारण से कम क्षेत्र निर्मित हो पाता है। क्लियर। पक्षी हवा में उत्प्लावक बल के कारण उड़ते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। उड़ने का कारण क्या होता है? उत्प्लावक बल के कारण पक्षी हवा में उड़ते हैं। जैसे हम लोग पानी में तैरते हैं उत्प्लावक बल अब थ्रस्ट फोर्स के कारण, वैसे ही पक्षी हवा में उड़ते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहजहां का प्रसिद्ध तख्त ए ताऊस जो था 1739 ईस्वी में कौन ले गया था? ऑप्शन है अफगान आक्रमण अहमद शाह अब्दाली, फारसी आक्रमण नादिर शाह, मंगोल आक्रमण चंगेज खां या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। सही आंसर है फारसी आक्रमणकारी नादिर शाह के द्वारा ले जाया गया था 1739 ईस्वी में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलेक्जेंडर यानी सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी। कहां लड़ाई लड़ी थी भाई? इसे हाइडे स्पीच का युद्ध कहा जाता है। हाइडे स्पीच का युद्ध के नाम से इसे जाना जाता है। सिकंदर और पोरस के बीच में युद्ध हुआ था। क्लियर। अब जो है पोरस कहां का शासक था? पंजाब का शासक था। और इसके सिकंदर और पोरस के बीच जो युद्ध हुआ था वो झेलम नदी या बितस्ता नदी के तट पर, झेलम नदी पर हुआ था। अब लड़ाई लड़ी गई थी जो हाइडे स्पीच का युद्ध के नाम से जाना गया। और यह लड़ाई लड़ी किस नदी पर गई थी? तो झेलम या बितस्ता। झेलम बितस्ता जो है झेलम नदी का पुराना नाम है, तो झेलम या बितस्ता नदी के तट पर लड़ा गया था। तो नदी के तट पर पूछेगा तो झेलम नदी के तट पर। और कौन सा युद्ध था? तो हाइडे स्पीच का युद्ध था। क्लियर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एंजल्स ऑफ कैलाश के लेखक कौन है? ऑप्शन है सुबीर प्रसाद, अशोक कुमार, रितेश कुमार या अमित कुमार। आपका सही आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, सुबीरा प्रसाद जो है वो नवीनतम पुस्तक एंजल्स ऑफ कैलाश के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवी माता की मूर्ति जिसे मातृ देवी कहा जाता है, मातृ देवी। अब इसी में आ जाएगा क्वेश्चन देवी माता। कहेंगे कौन देवी माता भाई? दुर्गा माता, लक्ष्मी माता, सरस्वती माता, कौन देवी माता? तो आप ध्यान रखेंगे क्योंकि आपका लुसेंट में दिया हुआ है केवल देवी, मातृ देवी। क्लियर। तो मातृ देवी जो है
उसको देवी माता की पूजा जो है किया जाता था सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो गंगा और ब्रह्मपुत्रा, गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया है। माजुली नदी द्वीप कहाँ स्थित है? तो असम में। माजुली नदी द्वीप असम में, और यही कारण है असम सरकार के द्वारा माजुली को सांस्कृतिक राजधानी भी घोषित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी बनता है कि कहाँ स्थित है? तो असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है? ऑप्शन में है ब्रह्मपुत्रा, ब्यास, रावी, रावी इसको राखी नहीं है, रावी, रावी या झेलम। सही आंसर है ब्रह्मपुत्रा नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर झील के राकसताल झील से निकलती है ब्रह्मपुत्रा नदी। मानसरोवर झील से, तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है कहा? ब्रह्मपुत्रा नदी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य आयरन और स्टील उद्योग किस पठार में स्थित है? ऑप्शन है दक्कन, मालवा, तेलंगाना या छोटा नागपुर पठार। सही बात है, छोटा नागपुर पठार में आयरन और स्टील उद्योग पठार जो है वो छोटा नागपुर पठार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी किसकी रचना से प्रभावित थे? ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, थॉमस हॉब्स, चार्ल्स डार्विन या लियो टॉल्स्टॉय। तो लियो टॉल्स्टॉय की रचनाओं से गांधी जी काफी प्रभावित थे, और लियो टॉल्स्टॉय की एक रचना ध्यान रखेंगे, वार एंड पीस। वार एंड पीस लियो टॉल्स्टॉय की रचना है। गांधी जी काफी प्रभावित थे। क्लियर। इसके अलावा थोरे और जॉन रस्किन की रचना से भी गांधी जी अधिक प्रभावित थे, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। क्लियर। गांधी जी वैष्णव धर्म के मानने वाले थे और गीता इनका पवित्र ग्रंथ ये मानते थे। गांधी जी वैष्णव धर्म को खूब अच्छी तरीका से मानते थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे संविधान की प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। किसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है? ध्यान रखेंगे, ऑप्शन में दिया हुआ है न्याय का, भ्रातृत्व का, प्रतिष्ठा की, समानता का या वयस्क मताधिकार का। आप ध्यान रखिएगा, जिसको प्रस्तावना, भारतीय संविधान का प्रस्तावना याद होगा वो निश्चित तौर पर जानते होंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए, उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्क्सिस्ट सूत्र सप्तमी 2006 विक्रमी द्वारा अंगीकार, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। अगर संविधान की प्रस्तावना आपको याद है तो निश्चित तौर पर इसको आप छाट लेंगे। तो न्याय की स्वतंत्रता, भ्रातृत्व की भावना बनाना, प्रतिष्ठा और समता का अधिकार भी दिया गया, लेकिन वयस्क मताधिकार की चर्चा हमारे संविधान के प्रस्तावना में कहीं नहीं आता है। हाँ, वयस्क मताधिकार की चर्चा हमारे संविधान में आता है, और वयस्क होने पर, 18 वर्ष होने पर 3×6 अनुच्छेद का प्रयोग करके हम मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। तो संविधान में तो इसकी चर्चा है, लेकिन प्रस्तावना में इसकी चर्चा नहीं है वयस्क मताधिकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र की गर्म धाराएं, जब समुद्र की गर्म धारा चलती है तो निश्चित तौर पर सबसे ज्यादा पृथ्वी पर गर्म स्थान कहाँ है? विषुवत रेखा पर। क्यों विषुवत रेखा पर? क्योंकि सूर्य का प्रकाश सालों भर लंबवत यहीं पर पड़ता है विषुवत रेखा पर, जिसके कारण से सबसे ज्यादा गर्म स्थान यही होता है। अब ध्यान देंगे कि समुद्र की गर्म धाराएं भूमध्य रेखा की ओर जाती है। भूमध्य रेखा मतलब विषुवत रेखा। क्या हुआ? भूमध्य रेखा की ओर जाने का मतलब होता है कि ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर जाएगी, जाहिर सी बात है। ऑप्शन बी में कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच चलती है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच चलती है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहा जाता है। ध्रुव की ओर चलती है। ये ऑप्शन डी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की ओर चलती है। तो विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जो पवन चलती है उसके कारण से समुद्र की गर्म धाराएं उत्पन्न होती है, करंट उत्पन्न होता है, सी करंट। तो ध्रुव की ओर चलती है विषुवत रेखा से। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वायुमंडल की किस पेटी को घोड़ा यानी अश्व अक्षांश के नाम से भी जाना जाता है? आपका ऑप्शन है उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी, उप ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी, विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी या उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी। ध्यान रखेंगे, अश्व अक्षांश 30 से 35 डिग्री, 30 से 35 डिग्री दोनों अक्षांश का मतलब, कहने का मतलब हुआ कि दोनों ही गोलार्धों में 30 से 35 डिग्री दोनों ही गोलार्धों में
के क्षेत्र को कहा जाता है अश्व अक्षांश। अब इस क्षेत्र को उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ वायु का अवतलन होता है। तो ऑप्शन ए बनता है, उच्च वायुदाब की पेटी होती है उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की 30 से 35 डिग्री अक्षांश के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पद पर निर्वाचित होने वाले प्रत्याशी को मतों का न्यूनतम कोटा प्राप्त करना अनिवार्य होता है? सही आंसर है, राष्ट्रपति के पद को प्राप्त करने के लिए प्रत्याशी को न्यूनतम कोटा अनिवार्य होना जरूरी होता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस काल को बाल विवाह का प्रचलन हुआ था? ऑप्शन है, गुप्त काल, कुषाण काल, मौर्य काल या राजपूत काल। तो राजपूत को कालों में बाल विवाह का प्रचलन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले 5 वर्षों में 15 लाख रोजगार अवसर उपलब्ध कराने के लिए रोजगार मिशन नामक कार्यक्रम की शुरुआत किया है? आपका ऑप्शन है हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या झारखंड। आपका सही आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सरकार का कर इसमें से नहीं है? ऑप्शन है आयकर, भूमि राजस्व कर या सीमा शुल्क कर या उत्पाद शुल्क कर। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी, भूमि राजस्व कर जो है वह राज्य सरकार का एक प्रत्यक्ष कर है। राज्य सरकार का प्रत्यक्ष कर होता है, डायरेक्ट टैक्स होता है, या राज्य सरकार का भूमि राजस्व कर। तो यह केंद्रीय सरकार का कर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे बड़ा एकल साधन कौन सा है जिसमें भारत में राजस्व कर में से सरकारों का आय सर्वाधिक होता है? सही आंसर होगा निगम कर जो होता है उससे सरकार को सबसे ज्यादा राजस्व की प्राप्ति होती है। क्लियर, सबसे ज्यादा राजस्व की प्राप्ति निगम कर से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु संसाधन राज्य को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु संसाधन राज्य को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? ऑप्शन है स्थानीय जनता की, केंद्रीय सरकार की, नौकरशाही की या राजनेताओं की। तो सफलतापूर्वक अगर कार्य करना है तो संसाधन राज्य को पूरे सहयोग की, स्थानीय जनता जब सहयोग करेगा तभी सफलतापूर्वक कार्य संभव हो पाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है। कैसे भंग किया जा सकता है? कार्यकाल पूरा होने से पहले लोकसभा को भंग कर दिया जा सकता है। आमतौर पर लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री सिफारिश करे तो राष्ट्रपति 5 वर्ष से पहले भी इसे भंग कर सकती है। अभी तक ऐसा 8 बार हो चुका है, ऐसा 8 बार हो चुका है कि लोकसभा को भंग किया जा चुका है। कब? 1970 में पहली बार, उसके बाद 1977 में, उसके बाद 1989 में, उसके बाद 1984 में, उसके बाद 1989 में, उसके बाद 1991 में, उसके बाद 1997 में और उसके बाद 1999 में। ये 8 बार अभी तक लोकसभा का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ, उसके पहले ही उसे भंग कर दिया गया प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी किसके द्वारा? 1950 के संसद के अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन बी, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के द्वारा, भारतीय सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी के द्वारा। अब ध्यान देंगे, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है भारत सरकार के अधिनियम 1935 ईस्वी के द्वारा। तो इसके द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। इस बात का भी ध्यान देंगे, ये नहीं कि यही आंसर मार देंगे। संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के तहत 1937 ईस्वी में। क्लियर। संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 ईस्वी में 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किया गया था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारतीय संविधान के द्वारा 1950 ईस्वी में किया गया था। उच्चतम न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी को, क्लियर, 28 जनवरी को किया गया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, संसद के सदस्य नहीं होते हैं, लोकसभा के सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सदस्य होते हैं, दोनों सदस्य होते हैं। आमतौर पर साधारणतः ज्यादातर ऐसा होता है कि प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य होते हैं। ऐसा नहीं है कि राज्यसभा के सदस्य नहीं हो सकते हैं, हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं राज्यसभा के सदस्य। क्लियर। अब इंदिरा गांधी पहली बार राज्यसभा की सदस्य थी, प्रधानमंत्री बनी थी, लेकिन दूसरी बार जब बनी तो वह लोकसभा की सदस्य थी। तो आमतौर पर प्रधानमंत्री जो होते हैं वो लोकसभा के सदस्य होते हैं, क्योंकि लोकसभा के बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री बनाया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय संविधान ने केंद्रीय सरकार के अधिशास्त्रीय शक्तियों का किसमें निहित किया गया है? ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल या तीनों में सभी। आपका सही आंसर होगा सभी में। भारतीय संविधान ने केंद्रीय सरकार के अधिशास्त्रीय शक्तियों को निहित किया गया है, राष्ट्रपति में भी, प्रधानमंत्री में भी और मंत्रिमंडल में भी किया गया है। क्लियर? ध्यान देंगे, संसदीय प्रणाली में संवैधानिक प्रमुख और शासन के प्रधान दो अलग अलग व्यक्ति होते हैं। क्लियर? एक तो संवैधानिक प्रमुख होते हैं और दूसरा शासन के प्रधान होते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे। भारत में संवैधानिक प्रमुख जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। संवैधानिक प्रमुख, संविधान का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। क्लियर? जबकि ध्यान देंगे संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल होता है। क्लियर? संसदीय प्रणाली में, संसदीय प्रणाली का प्रधान, क्लियर, कौन? प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऑप्शन है 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल और 10वां मंडल। ध्यान देंगे ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है और इसी में कहा गया है, इसी 9वें मंडल में कहा गया है, मैं कवि हूं, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता चक्की चलाती है। इस 9वें मंडल में ही किया गया है सोम के साथ साथ। 7वां मंडल की ओर अगर हम ध्यान देते हैं तो 7वें मंडल में ऋग्वेद के वरुण देवता को समर्पित है। ध्यान देंगे वरुण देवता को समर्पित 7वां मंडल है। जबकि 8वें मंडल की चर्चा करते हैं तो 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं की चर्चा, हस्तलिखित ऋचाओं, ऋचाओं मतलब मंत्र, भगवान को प्रसन्न करने के लिए मंत्र, तो हाथों से लिखे हुए ऋचाओं की चर्चा 8वें मंडल में। जबकि 10वें मंडल में किसकी चर्चा किया गया है? पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त की चर्चा किया गया है। इसमें कहा गया है चतुष्वर्ण समाज की परिकल्पना किया गया, 4 वर्णों में समाज को बांटा गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के रूप में बांटा गया है, जिसमें क्रमशः मुख, भुजाओं और जांघाओं एवं चरणों से ब्रह्मा जी के इन भुजाओं से, ब्रह्मा जी के मुख से, भुजाओं से, जांघाओं से और चरणों से मनुष्य की उत्पत्ति हुई थी, 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई थी। क्लियर? जिसमें मुख से ब्राह्मण की, इसके अलावा भुजाओं से क्षत्रिय की, जांघाओं से वैश्य की और चरणों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2032 में कहां आयोजित किया जाएगा? आपका ऑप्शन है लॉस एंजलिस यूएसए में, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में, पेरिस फ्रांस में या इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर जो होगा ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2032 में आयोजित किया जाएगा। क्लियर? 2032 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक आयोजित किया जाएगा। अब ध्यान देंगे लॉस एंजलिस की अगर बात किया जाए तो लॉस एंजलिस में 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहां होगा? 2028 में 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होगा लॉस एंजलिस यूएसए में। जबकि पेरिस में जो होगा वह 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, 33वां कब होगा? 2024 में। इस बार का जो जापान में हुआ, टोक्यो में जो हुआ, वह 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 का था, लॉकडाउन के कारण 2022 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। ऑप्शन है यूरोजोइक काल में, पैलियोजोइक काल में, मेसोजोइक काल में या कैनोजोइक काल में। सही आंसर है कैनोजोइक काल में शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। शिवालिक श्रेणी को पर्वत पदीय पठार के नाम से जाना जाता है। इसे फूट हिल्स ऑफ हिमालयाज के नाम से शिवालिक पर्वत को ही जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है कौन? माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, गॉडविन ऑस्टिन या नंगा पर्वत। ध्यान देंगे भारत की सर्वोच्च चोटी गॉडविन ऑस्टिन K2 काराकोरम है, जिसकी टोटल ऊंचाई 8611 मीटर यह ऊंचा है। क्लियर? ध्यान देंगे माउंट एवरेस्ट की जानते हैं 8848 मीटर है ऊंचाई है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिग्मीज निवासी है कहां का? अफ्रीका का। पिग्मीज कहां का निवासी है? अफ्रीका में। पिग्मी जनजाति अफ्रीका में निवास करती है। क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप 1911 ईस्वी में बिहार में निर्माण हुआ, बिहार का निर्माण 1911 ईस्वी में हुआ, इसका नेतृत्व किसने किया था? सही आंसर इसका होगा सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा इसका गठन, सच्चिदानंद सिन्हा के नेतृत्व में बिहार को अलग प्रांत का निर्माण किया गया था और बिहार की स्थापना 22 मार्च को किया गया था। हालांकि 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया गया और 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 ईस्वी में यह बात किसके द्वारा कही गई थी? आपका ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा कथन कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध में आंदोलन हुआ था, आंदोलन किसका हिस्सा था? यह जो आंदोलन हुआ था वह आंदोलन किसका हिस्सा था? जोड़ लेंगे, किसका हिस्सा था? ऑप्शन है असहयोग आंदोलन का, सविनय अवज्ञा आंदोलन का, भारत छोड़ो आंदोलन का या खिलाफत आंदोलन का। सही आंसर है सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था जो बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन की शुरुआत किया गया था। क्लियर? अब देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी से 1934 ईस्वी के बीच महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। क्लियर? इस आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदारी कर नहीं अदायगी आंदोलन चलाया गया था। क्लियर? और यह काफी सफल भी रहा था। अब ध्यान देंगे, यह आंदोलन बिहार में काफी सफल हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल में, इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान में बिहार के छपरा जेल में विनोद सिंह के नेतृत्व में जेल कैदियों में दंगा विद्रोह किया था। किसके नेतृत्व में? विनोद सिंह के, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेतृत्व में बिहार के छपरा जेल में कौन विद्रोह? नंगा विद्रोह किया गया था। क्लियर? ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, यह प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसके द्वारा किया गया था? स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल उच्च वर्गों के लिए नहीं या केवल वर्ग लोगों के लिए नहीं होना चाहिए। यह किसका कथन है? आपका सही आंसर होगा CR दास, चित्रंजन दास का कथन है कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, यह वर्गों के लिए नहीं होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था। ऑप्शन है मुसलमानों के लिए, भारतीयों ईसाइयों के लिए, एंग्लो इंडियन के लिए, अछूतों के लिए। तो सांप्रदायिक पंचायत की जो घोषणा हुई थी वो अछूतों के लिए किया गया था। क्लियर? पृथक निर्वाचन पद्धति 1932 ईस्वी में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में से एक थे। ऑप्शन है BR अम्बेडकर, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस या जयप्रकाश नारायण। सही आंसर आपका होगा भगत सिंह ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किया था और यह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी कब बना? 1928 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धर्म का यह मत है कि मोक्ष इस जीवन में भी संभव है, इसे प्राप्त करने के लिए मृत्यु की आवश्यकता नहीं है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म या A और B दोनों? सही आंसर होगा कि बौद्ध धर्म का यह वक्तव्य है कि मोक्ष जो है वह जीवन में भी संभव होता है, जिंदा रहते हुए भी संभव है, इसके लिए मरना कोई जरूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध शासक अमोघ वर्ष द्वारा कविराज मार्ग की रचना किया गया था किस भाषा में? तो ध्यान रखेंगे, अमोघ वर्ष जो था वो राष्ट्रकूट वंश का प्रतापी शासक था अमोघ वर्ष, और इसके द्वारा लिखित पुस्तक कविराज मार्ग की रचना अमोघ वर्ष ने किया है और यह कन्नड़ भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स ये 75 का क्वेश्चन जो था वो KCC अपना केसरिया कमीशन क्लास का BSSC सचिवालय सहायक का। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे शेयर कर दिया कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कोई गलती अगर छूट जाता है हमसे तो वो प्लीज कमेंट कीजिएगा ताकि हम भी उसको सुधार करें और स्टूडेंट का जो गलती हो गया एक आध क्वेश्चन वो सुधार हो जाए। बहुत अच्छा लगता है आप हमें कमेंट करते हैं, तो इसी तरीके से प्यार जताते रहिए, केसरिया कमीशन क्लास को आगे बढ़ाइए। और यह सीरीज जो शुरू हुआ है इसको एग्जाम तक
इतना हद तक पहुंचाएंगे कि क्रैक करना है BSSC। क्लियर? तो फ्रेंड्स, हम अगले सेट प्रैक्टिस में मिलेंगे। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी तैयारी को उच्चतम से उच्चतम श्रेणी तक ले जाइए और अपने से बड़ों का सम्मान कीजिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।